और सेकेंडली असाइनमेंट की बात हुई थी। असाइनमेंट के टॉपिक्स जिस पे बनाना है वो टाइप करके मुझे व्हाट्सअप कर देगा। और ओके आज मैम। हाँ, एक दिन हम और देंगे, अगर असाइनमेंट टॉपिक्स नहीं आएंगे फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे, फिर उसी पे बनाना होगा। तो पहले आप लोग को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप लोग खुद से चूज कर लीजिए और सेंड कर दीजिए, नहीं तो फिर हम दे देंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स कवर होगा उसके बेसिस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विमेन हमने विमेन इन एग्रीकल्चर, विमेन इन एजुकेशन और जो है हेल्थ स्टेटस विमेन का, ये सब टॉपिक्स जो है डिस्कस किए हैं। विमेन इन इंडस्ट्रीज रह गया था कि विमेन का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो वर्क सेक्टर है, उसमें क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, वो हमें डिस्कस करना रह गया था। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि विमेन का इंडस्ट्रियल, अगर हम वर्क पार्टिसिपेशन देखें वो कितना है, उसको हमें आज आपके साथ डिस्कस करना है। तो इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन रिसेंट डेकेड्स, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग जीडीपी per capita from US 375 to US 1572 between 90 to 2015। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, सुनते हैं कि नहीं सुनते? न्यूज़ देखते हैं? इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, जीडीपी शब्द सुना है कि नहीं सुना है? आर्थिक जो यस मैम। विकास है उससे रिलेटेड रहता है। जीडीपी शब्द आप बार बार सुनते हो कि इंडिया का जीडीपी बढ़ गया, घट गया, है ना, इस सरकार में इतना था, उस सरकार में इतना है। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अनम्यूट करिए सभी लोग और कॉपी पेन साथ रखते हैं, नोट किया करिए। हमने बार बार कहा है, पॉइंट्स जो नहीं क्लियर है, नहीं समझ में आ रहे, जो टफ है, एक अपने रफ नोट्स बनाते चलेंगे जो बाद में आपको हेल्प आउट करेगा। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाना हो तो हमारा जो देश है, भारत है, उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यानी जो भी उत्पादन हो रहा है, जिन भी प्रोडक्ट्स का, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो या मान लीजिए बिस्किट्स बन रहे हैं, या जो भी चीजें हमारी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बन रही हैं, जो हम बना रहे हैं, तो वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसकी उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होगी, वो जितने का भी है, उस पूरे पैसे का अगर हम टोटल करें कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, समय, निर्धारित समय में जो भी उत्पाद हमारे पूरे देश में बने हैं सबके द्वारा, उसका अगर हम पैसा निकालें कि वो कितने की उसकी वैल्यू है इकोनॉमिक, तो उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग काम करेंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो हमारा इकोनॉमिक जो जीडीपी है वो बढ़ता जाएगा, उसका नंबर अधिक आएगा, है ना। और ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे, उत्पादन कम हो जाएगा, तो जीडीपी कम आएगा। तो इसीलिए ये शब्द आप लोग बार बार सुनते होंगे, जीडीपी कम है, ज्यादा है, इस गवर्नमेंट में इतना था, उस गवर्नमेंट में इतना है। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारत का जीडीपी है, अगर हम पुराने समय की बात करें से लेके अब तक बढ़ रहा है, जो एक अच्छी बात है। तो such economic growth, however, has not been matched by progress towards women's equal economic participation। लेकिन हमें जो जेंडर गैप दिखता है, अगर हम विमेन के पार्टिसिपेशन की बात करें कि हमारा जो जीडीपी है, इकोनॉमिक जो हमारा कंट्री का जो स्थिति है, उसमें औरत का कितना भागीदारी है, औरत कितना कंट्रीब्यूट करती है ना। जब हम प्रोडक्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो, हमारे फूड ग्रेन्स हो, तो उसमें उसको, उसके प्रोडक्शन में, उसको बनाने में औरत का कितना जो है वो आर्थिक पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है। तो द कंट्रीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसको हम बोलते हैं FLFPR, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो औरतें कितना, लेबर यानी मेहनत मजदूरी, जो जो लोग काम करते हैं, बनाते हैं चीजों को, तो वो पार्टिसिपेशन औरत का कितना है, तो वो सिर्फ 20% है। देखिए बहुत शर्म की बात है, कंपेयर टू 96% फॉर मेन।
हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि औरत काम कम नहीं करती, लेकिन जब पैसे की बात आती है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो डेटा हमें ये दिखाता है कि जहां आदमी 96% जो हमारा जीडीपी है उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में देश के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम औरत की बात करें तो 27% औरतें हमारे जीडीपी में योगदान दे रही हैं। क्यों है ऐसा, ये हमने आपसे बार बार डिस्कस किया है, नोट डाउन करेंगे इसको, है ना। तो मे बी ऐसा नहीं कि औरत मेहनत नहीं कर रही है, कि काम नहीं कर रही है, पर उनका जो मेहनत है, उनका जो काम है, उसके लिए उन्हें मूल्य नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। उनका अनपेड लेबर ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू मेन। और उसका कारण क्या है, उसका कारण हमारा समाज, हमारा सोशलाइजेशन, जो एजुकेशन लेवल अगर हम जो है वुमेन का उसके पैरेलल नहीं है मेन के, वो सब उसके कारण है। तो methodological difference have resulted in varied estimates by different sources, including government agencies and academic researchers. Even so, given the global average of 49% women's under participation in the Indian workforce is evident. तो ये जो हमारा 49% women का कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा इकोनॉमिक ग्रोथ में और इंडिया के वर्क फोर्स में, वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जबकि हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो काम कर रही हैं। So current research reveals 4 primary factors that help explain India's low and potential declining FLFPR. तो जो औरतों का कंट्रीब्यूशन हमें कम दिख रहा है और वो रेट निरंतर कम होता जा रहा है, उसके 4 मुख्य कारण हैं जो आप लोग नोट करेंगे, लिखेंगे एक एक करके। पहला कारण है the pervasiveness of entrenched patriarchal social norms that hinder women's agency, mobility and freedom to work. इसको शॉर्ट में लिखिए, जो हमारी पितृसत्ता समाज है, ठीक है, जो हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो उसके जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, वो औरत को रोकते हैं किन चीजों में, मोबिलिटी, उसके मूवमेंट में, यानी उसके आने जाने की जो स्वतंत्रता है उस पे रोक लगाते हैं, और फ्रीडम टू वर्क, उसे उसके काम करने पर भी रोक लगाते हैं। तो पहला कारण ये है कि हमारी जो पितृसत्ता जो हमारा समाज है, उसके जो रूढ़िवाद सोच है, वो औरत की जो है मूवमेंट पे, उसके आने जाने पर और उसके काम करने की स्वतंत्रता पे हिंड्रेंस लगाता है, रोक लगाता है। दूसरा, राइजिंग हाउस होल्ड इनकम दैट क्रिएट अ डिसेंटिव फॉर लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन अमंग विमेन, मेनली इन्फॉर्म्ड बाय द सेम नॉर्म्स। जो हाउस होल्ड इनकम है, वो एक डिसइंसेंटिव क्रिएट कर रहा है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन अमंग विमेन, मेनली इन्फॉर्म्ड बाय द सेम नॉर्म्स इन। तो औरत का जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है ना, वो जो है जब घर बैठे हाउस होल्ड इनकम के फॉर्म में कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो उसका लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, कम होता है। तो वो उसके एक हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में औरत को जाकर काम करना है, उसमें कमी लाता है। The disappropriate burden of unpaid work and unpaid care work on women. ये हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि जो काम करने का बर्डन है, अनपेड वर्क, यानी वो कार्य जिसके लिए पैसे नहीं मिलते, जो हाउस होल्ड वर्क है, घर के काम है, बच्चों की देखभाल करना, जो एल्डरली लोग हैं, बूढ़े घर के बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखना, तो जितना भी अनपेड वर्क है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आदमी औरत दोनों मिलके करें तो शायद औरत जो है वो पेड वर्क में ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगी, पर वो सारा औरत के ऊपर आता है। तो उसमें जो डिसअप्रोप्रिएटनेस है, यानी उसमें जो अंतर है, वो भी एक कारण है कि विमेन का हमको इकोनॉमिक जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो कम दिखता है और डिक्लाइन होता जा रहा है धीरे धीरे। The lack of quality jobs for women reinforced by gendered occupational segregation and significant gender wage gap. और जो विमेन के कार्य करने के स्थान है और जिस तरह की नौकरियां हैं, उनकी क्वालिटी भी जो है वो विमेन के लिए सुटेबल नहीं रहती। तो जिसके कारण बहुत सारे ऑक्यूपेशन, नौकरियां ऐसी हैं जो स्टीरियोटिपिकल हो जाती हैं, सिर्फ आदमी के लिए हो जाती हैं, और औरतें जो है उसमें काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हम वेज गैप देखते हैं, सैलरी में भी अंतर देखते हैं दोनों के। तो वो भी एक कारण है जिसके कारण हमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वुमेन का कम दिखता है। Women's access to decent paid work is an
disputed ethical and economic imperative as well as primary human right and aspiration. और ये जो decent paid work है, ये औरत का एक तरह से ethical right भी है, human right है, जो हम fulfill नहीं कर पा रहे हैं. It is clear that the current under participation of women is in paid employment in India is not due to their lack of will. More than a third of Indian women, both urban and rural, primarily engaged in household work, report wanting to work for pay if a job were available. और जो हमारा डेटा है वो दिखाता है कि 1/3 जो औरतें हैं उनसे जब बातचीत की गई, जो अर्बन और रूरल एरिया में घर के काम कर रही हैं, उनकी इच्छा है बाहर जाके काम करने की और पैसे कमाने की. इट इज ओनली कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती या नहीं मिलती जिन भी कारणों से. Indeed, the participation of educated, capable women in the workforce makes a strong economic argument. The International Monetary Fund finds that India's GDP will increase by as much as 27% if women participated in the economy at the same rate as men. और ये जो हमारी एजेंसी है उसकी एक फाइंडिंग है, जो रिसर्च बताती है कि अगर हम और जितने आदमी काम करते हैं उतनी औरतों ने भी जो हमारा पेड लेबर है उसमें काम करना शुरू कर दिया, तो जो भारत की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है उसमें 7% का इजाफा हो जाएगा. ठीक है, ये हमें परसेंट देख के जो लगता है इसका अच्छा खासा मायने होता है. तो 30% एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इकोनॉमिक विमेन पार्टिसिपेशन से बढ़ जाएगा. यानी औरतों को काम करने के लिए हमें जो प्रेरित करना है, एजुकेट करना है और जो एनवायरनमेंट देना है वो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट पूरे देश को मिलेगा. तो इसीलिए ये कंसर्न का इशू है और इसको हम इतना डिस्कस कर रहे हैं. Emerging technologies and digitalization are transforming work in India. अब ये जो टेक्नोलॉजी है और डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, हम लोग सब उसका एग्जाम्पल खुद भी हैं. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव के हैं, जो मे बी इतना टेक्नोलॉजी का या जो हम कह सकते हैं नए नए इनोवेशंस होते हैं उनका यूज नहीं करते थे, पेरेंट्स यूज नहीं करते थे. पर अब हम देख रहे हैं इस पैंडेमिक जो क्राइसिस हुई उसने सबको ऑनलाइन क्लास लेना और करना सिखा दिया है ना. इसके पहले आप कभी इतने फ्रेंडली नहीं थे मे बी मोबाइल फोन से कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्लास कैसे करनी है. तो ये जो है वो आपको डिजिटाइजेशन है जो इम्प्रूवमेंट लाता है, चेंजेस लाता है एज अ होल. अगर हम सोसाइटी की बात करें तो ऐसे जो विमेन का पार्टिसिपेशन है, तो टेक्नोलॉजी और जो डिजिटाइजेशन हो रहा है इससे जो वर्क करने का तरीका है, एनवायरनमेंट है, उसमें भी बहुत सारा बदलाव आ रहा है भारत में. तो labor relationship, workplaces, industries and jobs themselves are being recast in the context of rapid technological adoption. और हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, कार्य करने का स्थान है, जो लेबर रिलेशनशिप्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जॉब हैं, ये सब आगे आने वाले समय में बदलने वाली हैं टेक्नोलॉजी की वजह से. It is within this context that existing gender disparities can either be reduced or exaggerated. और ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसको यूटिलाइज करके या तो हम इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, इस अंतर को कम कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए वही बात है ना, हम कह रहे हैं मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है. अब चाहे वो आदमी या औरत है, हमें घर बैठ के पढ़ाना है, अगर ऑनलाइन पढ़ाना है, हम नहीं जा रहे यूनिवर्सिटी, तो मेरे लिए अब ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी एक इशू नहीं है. ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके लड़कियां भी पढ़ा सकती हैं, लड़के भी पढ़ा सकते हैं, और जो डिस्टेंस है या ट्रैवलिंग है वो एक बाउंडेशन नहीं है. तो कई जगह ऐसा है जहां टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो डिस्पैरिटीज थी उनको रिड्यूस किया जा सकता है. एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क चेंजेस इन इंडिया, क्योंकि अगर हम विमेन की बात करें और काम की बात करें तो देखिए बहुत सारी समस्याएं क्या आती हैं. घर का काम देखना है, अगर प्रेगनेंसी है या चाइल्ड बेयरिंग है तो जो विमेन है उसको मैटरनिटी रिलीफ और या ब्रेक वो चाहिए होता है, या ये फैसिलिटी चाहिए होती है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके ताकि दोनों मैनेज कर सके. तो ऑनलाइन और जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो हमें इसमें हेल्प आउट करा सकता है. As the organization of work changes in India, there is an opportunity and need to redefine the social norms that governs women economic participation.
तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत की वो एकजुट होकर एक अलग हम कह सकते हैं जो हमारे सामाजिक नॉर्म्स थे, रूल्स थे, उनको फिर से चेंज करके ऐसा बना सकती हैं कि विमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, इम्प्रूव हो। This report sets forth a new normative framework that rewrites the existing norms that systematically keep women out of workforce. तो जो पुराने के हमारे रूढ़िवाद सिस्टम बना हुआ है ना, जो औरत को इन कारणों के कारण अलग कर देता है वर्क फोर्स में, उसको मिटाने की, रिड्यूस करने का ये अच्छा मौका है। Taking women's under participation in the workforce in India as an established starting point, this report offers 6 new norms for redefining the rules governing women's economic participation. तो कुछ 6 हम कह सकते हैं इस रिपोर्ट में 6 सजेशंस हैं जिनका अगर हम जिसको हम अडॉप्ट करें और चेंजेस लाने की कोशिश करें तो जो विमेन है उसका जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है भारत में वो बढ़ जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके कि वो क्या है। पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, भूमिकाएं हैं, इसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना, फिर से बांटना। ठीक है, तो ये जो घर के काम है, जो हाउस होल्ड वर्क है, जो हमने औरत के ऊपर सिर्फ थोप रखा है, इसमें फिर से बदलाव करने की जरूरत है कि उसमें आदमी औरत दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो ऑन एवरेज 66% ऑफ द वर्क डन बाय इंडियन वुमेन इज अनपेड। अगर देखिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। जो हमारे 66% कार्य है, ठीक है, जो घर का कार्य है जिसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, वो औरत करती है और आदमी उसी की अपेक्षा 12% कार्य करते हैं। यानी घर के जो काम है, बच्चों की देखभाल है, हाउस होल्ड वर्क्स है, उसमें 66% काम औरत कर रही है और सिर्फ 12% आदमी कर रहा है। दिस इज अ ग्लोबल पैटर्न और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में ये डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखता है, मिलता है। As women in other parts of the world are disparately burdened with unpaid work and care work. अब वो women जो 66% काम घर का कर रही है, उसके साथ वो जब बाहर का भी काम लेती है तो वो ओवरलोडेड हो जाती है, उसके पास बहुत कार्य हो जाता है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जो हम रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, women spend on average 352 minutes a day on unpaid work against 52 minutes among men. अगर हम एक एवरेज कैलकुलेशन करें एक दिन का, तो लगभग 352 मिनट्स जो है वो औरत कार्य करती है जिसके लिए उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा, और आदमी से अगर हम तुलना करें तो वो सिर्फ 52 मिनट्स काम कर रहा है, यानी 1 घंटे से भी कम। With regard to unpaid care work, women in India spend on average इतना minutes a day on tasks such as, अब ये कार्य के एग्जाम्पल हैं जो भी हमने डिस्कस भी किए थे, चाहे बच्चों की देखभाल करना, एल्डरली, बूढ़े लोगों की, बीमार लोगों की। इन कंपैरिजन men spend 31 minutes a day। तो ये जो लोग, हाँ, ये कार्य अलग है जो हाउस होल्ड वर्क था, और बच्चों की और परिवार के सदस्यों की देखभाल की बात करें तो लगभग 300 मिनट एक दिन में अगर औरत स्पेंड कर रही है तो आदमी सिर्फ 30 मिनट उसमें देता है। तो कितना डिफरेंस है, जेंडर गैप कितना है वो हम देख पाते हैं। This is relevant as research has established an inverse relationship between the amount of time spent by women and girls on unpaid work and their economic autonomy. For instance, finding from 2018 survey reveal that girls housework and domestic responsibilities contribute to a gender gap in secondary education. और जो रिसर्च है वो हमें बताती है कि औरतें और लड़कियां ये जो घर का काम कर रही हैं, इसका असर जो है वो हमें सेकेंडरी एजुकेशन पे भी दिखता है। यानी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो बच्चियां हैं, जब वो घर का भी काम कर रही हैं तो उसका इम्पैक्ट उनकी एजुकेशन पे, उसको पूरा करने पर पड़ता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम लोग विमेन और एग्रीकल्चर वाला हिस्सा पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि अक्सर क्या होता है कि गांव में जो रूरल विमेन है वो काम कर रही, मान लीजिए वो बीमार है, तो उनका जो अनपेड वर्क है वो कभी भी लाइफ पार्टनर पे या और सदस्यों पे नहीं आता, बल्कि जो घर की सबसे बड़ी बेटी होगी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है और उस बच्ची की पढ़ाई सफर करती है। So the perception that women should not leave the private sphere in the absence of monetary need reinforces the burden of unpaid work. दूसरी ये भी बड़ी स्ट्रांग धारणा है कि अगर जरूरत नहीं है, यानी पति ठीक ठाक कमाता है, तो औरत को काम करने की जरूरत ही नहीं है, वो घर के काम देखे।
तो ये जो धारणा है हमारी सोसाइटी की, ये भी विमेन के इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को कम करती है, रोकती है, ये जो विचारधारा है। India's amended Maternity Benefit Act stipulates that employers must provide women with 26 weeks of paid time off. तो हम जो बहुत सारे लॉ भी पढ़ रहे थे कि बहुत सारे अधिकार औरत को दिए गए ताकि ये जो वर्क में डिस्क्रिमिनेशन है ये कम किया जा सके, इस पे अंकुश लगाया जा सके। तो उसमें एक फैसिलिटी है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो पहले नहीं मिलता था। कि मान लीजिए जो है अगर औरत प्रेग्नेंट है और फिर डिलीवरी के बाद उसे जरूरत है बच्चे की देखभाल की और जॉब छूट जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है उसकी डिसकंटिन्यूटी का। तो ये कंपल्सरी किया गया कि औरत को ये बेनिफिट दिया जाएगा, मैटरनिटी बेनिफिट, और उसमें 26 हफ्तों का जो है पेड लीव उसको मिल जाएगी, यानी उसको सैलरी मिलेगी और छुट्टियां मिलेंगी बच्चे के देखभाल के लिए, गिवन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग बेनिफिट फॉर न्यू फादर्स। लेकिन अब हम इस लॉ में एक कमी क्या देखते हैं कि जैसे मैटरनिटी छुट्टी मिलती है औरत को बच्चे के लिए, उसके देखभाल के लिए पैदा होने के बाद, पिता को पैटर्निटी लीव नहीं मिलती। यानी पिता को हम छुट्टी नहीं देते। अगर किसी कोई आदमी है, वो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में या बड़ी कंपनीज में, वो अप्लाई करता है कि मेरा बेबी हुआ है, मुझे छुट्टी दी जाए, तो औरत को तो ये प्रोविजन दिया गया पर आदमी को नहीं दिया गया। अब इससे क्या नुकसान है, फिर हमने जो रूल्स बनाए हैं उससे हम ये चीज जाहिर कर रहे हैं कि बच्चे का देखभाल रखना माँ का ही काम है। हम माँ को उसके लिए छुट्टी दे रहे हैं, पिता को नहीं दे रहे, तो पिता जाके घर कंट्रीब्यूट करेगा कैसे? ठीक है। तो हमारे जो लॉज हैं उनमें भी कुछ कमियां हैं। तो यानी हम फिर वो जो स्टीरियोटिपिकल सोच है कि बच्चे का ध्यान रखना माँ का कार्य है, उसको हम और प्रोमिनेंट कर दे रहे हैं। तो जो इसके लिए काफी डिस्कशन भी चल रहा है कि जैसे मैटरनिटी बेनिफिट होता है वैसे पैटर्निटी बेनिफिट फादर्स को भी दिया जाए, तभी तो दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। The law also covers only formal and large firms. दूसरी बड़ी चीज क्या है कि ये भी जो हमें मिला है मैटरनिटी बेनिफिट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारी नौकरी में, उन्हीं को ये बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। मान लीजिए जो हमारी औरतें हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, कोई हाउस होल्ड घरों में काम कर रही हैं, कोई फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, कोई लेबर का काम कर रही हैं, उनको क्या कोई मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है? नहीं। उनकी तो नौकरी खत्म हो जाती है, उन्होंने काम करना बंद किया, उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो औरतें हमारी कहाँ जाएं? वो तो अभी भी सफर कर रही हैं इसकी वजह से। तो इट इज क्लियर दैट द एडिशनल डिसएडवांटेज दैट वर्किंग मदर्स फेस via working fathers and childless individuals account for a sizable share of the gender wage gap as well as disparity in promotions of work. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हम कह सकते हैं बच्चों के लिए प्राइमरी केयर गिविंग का काम है, वो आज भी हमारी सोसाइटी में एट सोल सिर्फ विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है। और हमारा जो मेजर सेक्शन है वर्किंग एरिया, वो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद औरत का काम रोक देता है, खत्म कर देता है। और सिर्फ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे ये बेनिफिट है, जहां पे भी हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी कंटिन्यू होती है, क्योंकि पैटर्निटी लीव या जो मेल्स हैं उनको हम इक्वल जो है वो ड्यूरेशन नहीं दे रहे। तो ये सुधार की जरूरत है कि हमारे यहाँ जो वर्किंग लॉज हैं उसमें एक तो पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए, आदमी औरत दोनों को छुट्टी मिलनी चाहिए बच्चे के लिए, और फ्लेक्सी टाइम यानी घर से काम करने की सुविधा और कुछ घंटों में ब्रेक लेने की सुविधा, ये सब मदर्स को देना जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं जो कमियां हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। New social protection for a new world of work. More than half, 51% of India's workforce is self-employed compared to 33.5% who are casual laborers and just 15.6% who are regular salaried workers. इसको लिख लीजिए, बहुत बड़ी बात है। अगर औरतों की हम बात करें, जो औरतें काम कर रही हैं, उसमें से 50%, 51% जो औरतें हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी वो अपना ही जो भी कुछ बिजनेस करती हैं, मान लीजिए पापड़ बनाती हैं, अचार बनाती हैं, सिलाई करती हैं, तो वो खुद अपना काम करके जो है जीवन अर्जन कर रही हैं। 33% ऐसी हैं जो लेबरर्स की तरह मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करती हैं, और सिर्फ 15% ऐसी हैं जो रेगुलर सैलरीड वर्कर हैं, यानी जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है, प्रॉपर सैलरी मिलती है, और जो भी वर्क रूल्स हैं, लेबर लॉज हैं, उसका बेनिफिट उनको मिलता है।
This means that the vast majority of workers are not covered by the national labor regulation. तो हमारे भारत देश का जो लेबर लॉज हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन है विमेन का वर्कफोर्स का, जो उसके अंतर्गत आता ही नहीं है, तो उन्हें उसकी बेनिफिट कहाँ से मिलेगी? A significantly higher number of women in India work in the informal economy compared to the formal sector. जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जो मेजॉरिटी विमेन है वो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, ना कि फॉर्मल सेक्टर में। और ये जो बेनिफिट्स हैं हमें लेबर लॉज के या मैटरनिटी बेनिफिट है, ये सब फॉर्मल सेक्टर में मिलता है, ना कि अनफॉर्मल सेक्टर में। For instance, it is the largely unregulated domestic work sector. There are 2.3 million women domestic workers out of 3.9 million domestic workers in India. At the same time, countries including India are seeing a rise in non-standard forms of work, platform work or gig economy, temporary work, and independent contracting. While these new forms and formats of work offer advantages such as easier and cheaper access, lower transaction cost, flexibility, and reduced barriers to entry, in most cases, these workers lose out on the social security benefits and protections afforded to the employed in permanent jobs. India will need to find ways both meeting existing gaps in social security and protections and creating new social safety nets that account for the need of workers engaged in new forms of work. तो ये जो विभिन्न प्रकार की कार्य प्रणालियां हमारे यहाँ धीरे धीरे आ रही हैं, हमें जरूरत है उसमें ऐसा सिस्टम बनाने की जहाँ पे सामाजिक सुरक्षा, सोशल सेफ्टी जो है वो सभी जो विमेन वर्कर्स हैं उनको दी जा सके। तो इसको स्टैब्लिश करने का इस पे अध्ययन करना पड़ेगा और सोशल सिक्योरिटी और जो प्रोटेक्शन है विमेन को एम्प्लॉयमेंट में, उसके लिए एकजुट होकर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी हम उसमें जो है इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे, ताकि चाहे हेल्थ केयर जैसी चीजें, पेंशन है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजों से जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं वो कवर हो सके। चलिए इस पर हम थोड़ा स्टॉप करेंगे, जो ड्यूरेशन है क्लास का वो रहने जा रहा है, और हम लोग कल फिर से कनेक्ट करते हैं। तो दैट वाज डिस्कशन ऑन विमेन एंड वर्कफोर्स, जो फीमेल वर्कफोर्स है हमारी, उसके जो कंसर्न्स एंड इश्यूज हैं उसको हमने डिस्कस किया।